कक्षा 10 विज्ञान के दूसरे अध्याय अम्ल क्षारक एवं लवण के आज के इस सेशन में हम चर्चा करेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि लवण के विषय में जानकारी। जो अध्याय में 3 टॉपिक था, अम्ल, क्षारक एवं लवण। पिछले सभी सेशन में हमने अम्ल और क्षारक से संबंधित जानकारी को सीखा था, जाना था। आज हम चर्चा करेंगे कि जो तीसरा पार्ट है लवण, उस लवण के विषय में हम कुछ जानने का, सीखने का प्रयास करेंगे। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस स्क्रीन पर हमने कुछ लवण के नाम लिखे हैं और इनको रासायनिक सूत्र के द्वारा प्रदर्शित करना है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, पहला ये है पोटेशियम सल्फेट। अब पोटेशियम सल्फेट को रासायनिक सूत्र से कैसे प्रदर्शित करेंगे, 2 चीज़ आप ध्यान रखेंगे कि जो भी लवण होता है उस लवण में 2 मूलक होते हैं, एक धनायन और दूसरा ऋणायन। जो पहले आता है लवण के नाम में, जो पहले आता है, जैसे पोटेशियम सल्फेट, यह धनात्मक होता है। जो बाद में आता है वह ऋणात्मक होता है। इसको आप जब रासायनिक सूत्र से उसका नाम लिखने का जानकारी अभ्यास करेंगे तो उसमें इसका उल्टा होगा कि जो धनावेशित आयन है, आयन का मतलब है कि परमाणु या परमाणु समूह जिस पर आवेश होता है, परमाणु या परमाणु समूह जिस पर आवेश होता है उसको आयन कहते हैं। आप जानते हैं, अगर उस परमाणु या परमाणु समूह पर धन आवेश है तो धनायन कहते हैं, अगर ऋण आवेश है तो ऋणायन कहते हैं। तो हमने ये बताया कि जब किसी लवण का नाम दिया हो, उसमें जो पहला हिस्सा जो आता है वह धनावेशित आयन का नाम होता है और जो बाद में आता है वह ऋणावेशित आयन का नाम होता है। अब इसमें आपको कुछ बेसिक जानकारी रखना चाहिए, जैसे कि किसी आयन पर कितना आवेश होता है। इसको आप लोगों ने कक्षा 9 के या पिछली कक्षा में आप लोगों ने सीखा होगा कि किस तरीके से हम किसी रासायनिक पदार्थ का नाम लिखते हैं। तो जैसे सब में मैक्सिमम में सल्फेट अगर दिया है, इसकी अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि सल्फेट SO4, ये सल्फेट आयन है, इस पर 2 ऋण आवेश होता है। सल्फेट आयन SO4 पर 2 ऋण आवेश होता है, इसको सल्फेट आयन कहते हैं। क्लोराइड आयन की अगर बात करते हैं तो क्लोरीन परमाणु पर 1 ऋण आवेश होता है, इसको क्लोराइड आयन कहते हैं। कार्बोनेट की बात करते हैं तो CO3 और इस पर 2 ऋण आवेश होता है। तो इस तरीके से अगर हम इन चीज़ों को ध्यान में रखेंगे तो हमारा जो स्क्रीन पर लिखा हुआ है इसका नाम लिखना मेरे लिए आसान हो जाएगा। अब हम बात करते हैं पोटेशियम की। तो पोटेशियम का जो प्रतीक होता है आप जानते हैं, K होता है, K। सल्फेट इसमें होगा SO4 और चूँकि 2 ऋणावेश है तो यहाँ पर 2 धनावेश भी होगा। तो 1 K पर, यहाँ पर मैं फिर लिख रहा हूँ, 1 K पर 1 धनावेश है तो 2 K पर 2 धनावेश हो जाएगा। और ये यहाँ पे न लिख करके हम इसको नीचे की ओर लिखते हैं, तो K2SO4, ये पोटेशियम सल्फेट। अब आप इसको बता सकते हैं कि इसका क्या नाम होगा। सोडियम, सोडियम का जैसा आप जानते हैं क्या प्रतीक होता है, Na, और सल्फेट है SO4। और ये भी जानते हैं कि Na पर 1 धनावेश होता है, तो 2 ऋण आवेश को संतुलित करना है तो उसके लिए Na2SO4 हो जाएगा। इसी तरीके से कैल्शियम सल्फेट की अगर बात करते हैं तो अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है, कैल्शियम पर 2 धनावेश ऑलरेडी रहता है।
कैल्शियम पर 2 धनावेश रहता है, तो इसके लिए हमको 2 लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सल्फेट पर 2 ऋणावेश है, तो इसका नाम सूत्र हो गया CaSO4। मैग्नीशियम, इसको अगर लिखना है तो Mg, आप जानते हैं मैग्नीशियम पर 2 धनावेश होता है, तो इसमें भी कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे MgSO4 हम लिख देंगे, MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट। अब आप बताइए इसका नाम। इसमें सोडियम क्लोराइड NaCl, सोडियम कार्बोनेट Na2CO, तो Na2CO3 Na2CO3, हाँ। और इसी तरीके से अमोनियम क्लोराइड का, अमोनियम का सूत्र आप जानते हैं, आयन का NH4 और इसमें क्लोराइड आयन जुड़ गया। ये आपका जो स्क्रीन पे था, इसका नाम हम लोगों ने लिखना सीखा। एक इसमें प्रश्न है कि उन अम्ल एवं क्षारकों की पहचान कीजिए जिसमें उपरोक्त लवण प्राप्त किए जा सकते हैं। तो उन लवण को प्राप्त करने के लिए, जैसा कि पिछले सेशन में हम लोगों ने देखा था कई जगह कि लवण कैसे बनता है। एक तो अगर आपको याद है, ध्यान अगर रखें तो उसमें हमने एक उदासीनीकरण की अभिक्रिया को पहले अध्याय में भी और इस अध्याय के पिछले लेक्चर में भी हमने बताया था कि उदासीनीकरण की अभिक्रिया क्या होती है। और उदासीनीकरण में बताया था कि जब कोई अम्ल किसी क्षारक से अभिक्रिया करता है तो वह क्रिया उदासीनीकरण क्रिया कहलाती है, और इससे जो उत्पाद बनता है उसमें लवण और पानी होता है। तो इसमें अगर हम किसी एक की बात करें K2SO4 की, तो इसमें हम किस लवण की बात कर सकते हैं। तो एक तो अम्ल अगर है तो KCl और प्लस H2SO4 की बात अगर हम करें, H2SO4, तो यहाँ पर 2KCl लिख दें, तो यहाँ पर जो हमारा उत्पाद मिलेगा वह हो जाएगा K2SO4 प्लस H2O। तो इस तरीके से आप बाकी लवण के विषय में अपना ज्ञान बढ़ाइए, अभ्यास करिए। कोई समस्या आती है तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख सकते हैं या हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से अन्य लवण के लिए कौन से अम्ल और क्षारक उपयोग किए गए हैं, इनकी पहचान आपको करना है। एक चीज़ और आपको जानना है कि समान धन एवं समान धन या ऋण मूलक वाले लवणों को एक ही परिवार के लवण कहा जाता है। अर्थात एक ऐसे लवण जिनमें धन आयन समान है उनको एक परिवार के लवण कहते हैं, और जिसमें ऋणायन समान है उसको एक परिवार के लवण कहते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि K2SO4 है, और K2SO4 में SO4 है, यहाँ SO4 है, यहाँ SO4 है, यहाँ SO4 है, एक परिवार के लवण कहलाते हैं। इसी तरीके से अगर हम बात करें तो Na एक जैसा है, Na एक जैसा है, यह एक परिवार का लवण है, क्योंकि इसमें दोनों में धन आयन सोडियम आयन है, ये समान है। इन तीनों में ऋण आयन सल्फेट आयन समान है, इसलिए एक परिवार के लवण कहलाते हैं। आगे हम बात करेंगे कि लवण का pH क्या होता है। तो जैसा कि आप पिछले सेशन में जान चुके हैं कि pH हाइड्रोजन आयन सांद्रता को प्रदर्शित करता है, और इससे किसी अम्ल की शक्ति को या क्षारक की शक्ति को प्रदर्शित किया जाता है। अगर पिछले सेशन में
आप लोगों ने ध्यान दिया होगा तो उसमें एक पीएच स्केल था। उस पीएच स्केल पर हमने कहा था कि जो शुद्ध जल होता है उसका पीएच मान 7 होता है और वह उदासीन माना जाता है, उदासीन है। 7 से कम पीएच मान वाले पदार्थ अम्लीय होते हैं और 7 से अधिक पीएच मान वाले पदार्थ क्षारीय होते हैं। लेकिन जब अम्ल बनता है तो अम्ल और क्षारक की जो क्रिया होती है उससे अगर लवण बनता है तो लवण का पीएच मान क्या होगा, उस पर अगर हम चर्चा करें तो हम ये कह सकते हैं कि प्रबल अम्ल एवं प्रबल क्षारक के लवण के पीएच का मान 7 होता है। अब प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक, प्रबल क्षारक, इनका जो लवण होगा, लवण जो बनेगा उसका पीएच मान 7 होता है। और प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक आप जानते हैं कि जिसमें हाइड्रोजन आयन, अगर अम्ल है तो हाइड्रोजन आयन देता है, क्षारक है तो हाइड्रोक्साइड आयन देता है। अगर अम्ल में से पूरे के पूरे हाइड्रोजन आयन निकलते हैं तो वह प्रबल होगा, आंशिक निकलते हैं तो दुर्बल होगा। उसी तरीके से प्रबल क्षारक से हाइड्रोक्साइड आयन पूरा का पूरा यानी अधिक से अधिक मात्रा में निकलता है तो प्रबल क्षारक होगा, कम मात्रा में निकलता है तो वह दुर्बल क्षारक होगा। तो अगर प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक अगर आपस में क्रिया करते हैं तो जो लवण बनेगा वह उसका पीएच मान 7 होगा और यह उदासीन होगा। आप जानते हैं कि पिछला जो सेशन था उसमें उन्होंने पीएच पैमाना बताया था, उसमें जिसका पीएच मान 7 होता है वह उदासीन होता है, उदासीन। तो हम यह कह सकते हैं कि प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक से मिलने वाले लवण की जो प्रकृति होती है वह उदासीन होती है। इस तरीके से जब हम प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक, प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक, दुर्बल क्षारक से लवण प्राप्त करते हैं तो उसका पीएच मान 7 से कम होता है, 7 से कम। अर्थात इसमें जो अम्ल है उसकी प्रकृति ज़्यादा होगी, अर्थात प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक से मिलने वाले लवण की प्रकृति अम्लीय होगी, 7 से कम है तो अम्लीय होगी। इसी तरीके से अगर प्रबल क्षारक और दुर्बल अम्ल है, यानी यहाँ पर लिख रहा हूँ दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षारक, तो इससे जो लवण बनेगा, यह जो लवण देगा, इस लवण की प्रकृति 7 से अधिक होगी, 7 से अधिक। अर्थात इसकी प्रकृति कैसी हो जाएगी, अम्लीय या क्षारीय। तो हम जानते हैं कि 7 से अधिक पीएच मान वाले की प्रकृति क्षारीय होती है। तो इस प्रकार हम लवण की पीएच को कंसीडर कर सकते हैं, जान सकते हैं। अब हम बात करेंगे जो आपके पाठ्यक्रम में है कि साधारण नमक से रसायन, यानी जो साधारण नमक है, साधारण नमक मतलब NaCl जो खाने वाला नमक होता है, उससे जो रसायन निकल के आता है उससे हम क्या क्या बना सकते हैं जो हमारे दैनिक जीवन में प्रतिदिन हम लोग सामना करते हैं, उसके विषय में हम आगे बात करेंगे। आइए देखते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हमने हेडिंग लिखा है साधारण नमक से रसायन। तो साधारण नमक अभी हमने बताया कि साधारण नमक जो NaCl होता है वही साधारण नमक कहलाता है, NaCl। आप लोगों ने अगर सामाजिक विषय का अध्ययन किया होगा तो उसमें गांधी जी के दांडी मार्च के विषय में जानते होंगे। स्वतंत्रता आंदोलन में यह दांडी मार्च एक मील का पत्थर साबित हुआ था और उसमें उन्होंने दांडी नामक स्थान पर जा कर के अंग्रेज़ों द्वारा बनाए गए कानून के खिलाफ नमक बनाने का प्रयास किया था, प्रतीकात्मक था। तो समुद्र के किनारे
जा करके नमक बनाने का प्रयास किया था। इसका मतलब है कि समुद्र के जल में नमक होगा, तभी वहाँ से उन्होंने बनाने का प्रयास किया होगा। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रॉक्साइड अगर आपस में क्रिया करते हैं तो उससे जो लवण बनता है वह साधारण नमक कहलाता है, ये जानते हैं। इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ, HCl प्लस सोडियम हाइड्रॉक्साइड NaOH इक्वल टू NaCl प्लस H2O उदासीनीकरण की क्रिया है, ये साधारण नमक का सूत्र हो गया। और इस लवण का प्रयोग हम लोग अपने भोजन में प्रयोग करते हैं। और यह इसका जो निर्माण होता है, जो अभी हमने कहा डांडी मार्च की, तो ये समुद्र के जल से प्राप्त होता है। समुद्र के जल में बहुत प्रकार के लवण घुले होते हैं, इनमें सोडियम क्लोराइड इससे पृथक किया जाता है। विश्व के कई हिस्सों में जगह जगह पर प्राकृतिक रूप से ठोस लवण का निक्षेप प्राप्त होता है, जो बहुत बड़े आकार में क्रिस्टल के रूप में मिलता है। इसे खनिज नमक कहते हैं। यह खनिज नमक तब बना था जब कई हजारों लाखों साल पहले समुद्र का कोई हिस्सा वहाँ पर सूख गया था और वह निक्षेपित होकर के ठोस के रूप में जम गया था। इसको खनिज नमक के रूप में जाना जाता है। तो नमक जो है वह कई पदार्थों के लिए कच्चे माल का प्रयोग का काम करता है। कच्चा माल का मतलब है कि जिससे हम कोई दूसरा उत्पाद बनाते हैं। तो इस पर हम चर्चा करेंगे कि नमक किस प्रकार से अनेक पदार्थों के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है, अर्थात नमक से कौन कौन से रासायनिक पदार्थ बनाए जा सकते हैं। तो आइए हम बात करते हैं। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे सोडियम हाइड्रॉक्साइड की, जिसको हम अगले सेशन में देखेंगे।